हेलो गाइस। मास्टर कोचिंग में आपका स्वागत है। इस वीडियो में पढ़ने वाले हम 12th क्लास की कक्षा 12 की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 3 का नाम है वैद्युत रसायन। क्या है? वैद्युत रसायन। और इस चैप्टर के अंदर मोस्ट टाइम की टॉपिक्स और क्लियर करने वाले हैं सही तरीके से और स्पीड अप करेंगे फ्रेंड्स। जल्दी ही इस वीडियो को खत्म करेंगे पूरे चैप्टर में और आसान तरीके से। और ये हमारे नोट्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं एग्जाम के लिए, और इससे बच के कुछ नहीं आता एग्जाम के अंदर। तो समझिए इसको क्या है। पहली देखिए, वैद्युत रसायन चैप्टर का नाम है और इसमें पहली हेडिंग आपको देखनी है जो जानकारी के लिए पता होना चाहिए इसके बारे में कि विद्युत रसायन होता क्या है। वैद्युत रसायन चैप्टर का नाम है, विद्युत रसायन इसमें हेडिंग है फर्स्ट वाली। अब देखिए क्या होती है विद्युत रसायन। रसायन विज्ञान की वह शाखा, किसकी? रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक ऊर्जा तथा विद्युत ऊर्जा के परस्पर, समझिए इसको, रासायनिक ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा के परस्पर रूपांतरण। रासायनिक ऊर्जा किसमें चेंज हो रही है? विद्युत ऊर्जा में। तो इनमें परस्पर रूपांतरण होता है। रूपांतरण मतलब चेंजिंग होती है। तो इनके मध्य संबंध का जो हम अध्ययन करते हैं, जो देखिए उनके मध्य संबंध का अध्ययन अगर हम करते हैं तो उसको बोलते हैं विद्युत रसायन। तो इस तरह से आप विद्युत रसायन को समझ सकते हैं और समझते हैं इसके बारे में आगे फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट वाली हेडिंग है फ्रेंड्स, उसको समझिए कि विद्युत अपघटन की क्रियाविधि उपयुक्त उदाहरण सहित समझाइए। विद्युत अपघटन होता क्या उसको समझे पहले। किसी विद्युत अपघट्य क्या होता है? मान लो यहाँ पर कोई विलयन है, उसमें आप करंट भेज देंगे तो विद्युत अपघट्य बन जाएगा। किसी विद्युत अपघट्य का विद्युत अपघट्य पड़ा हुआ था तो विद्युत धारा द्वारा अपघटन, इसका अपघटन तोड़ देना। ओके, NaCl को तोड़ देना। Na पॉजिटिव NaCl में देखिए, Na पॉजिटिव में तोड़ दिया इसको और Na इसमें तोड़ दिया पॉजिटिव में, और दूसरा तोड़ दिया Cl नेगेटिव में। तो क्या होगा? किसी विद्युत अपघट्य का विद्युत धारा, तो हमने विद्युत धारा इसमें प्रवाहित कर दी है तो विद्युत अपघटन द्वारा इसका क्या कर देता है? अपघटन कर देता है। क्या कर देता है? अपघटन तोड़ देता है। समझें एक बार, किसी विद्युत अपघट्य का विद्युत अपघटन द्वारा अपघटन विद्युत अपघटन कहलाता है। ये जो अपघटन होता है इनका टूटना विद्युत अपघटन कहलाता है, क्योंकि विद्युत के द्वारा हुआ है। अब इसका समझें एग्जाम्पल क्या है, देखिए एग्जाम्पल क्या होगा आपके सामने वो देखिए कि सोडियम क्लोराइड NaCl के, ये NaCl का विलयन था। NaCl के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर ये Na तथा Cl2 में टूट जाता है। Na पॉजिटिव में टूटेगा, Cl2 में टूटेगा, क्लोरीन गैस में टूटेगा, एग्जैक्ट है। बाकी इसकी वैलेंसी हो जाएगी 2 से गुणा हो जाएगी ना यहाँ पे। तो यहाँ पे Na पॉजिटिव में टूटेगा और Cl2 गैस में टूट जाएगा। तो इस तरीके से NaCl का क्या हो जाता है? विद्युत अपघटन हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट वाली हेडिंग को समझिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है आपके पास, देखिए, चालकत्व को परिभाषित कीजिए। किसको? चालकत्व को परिभाषित कीजिए तथा चालकत्व एवं प्रतिरोधों में संबंध बताइए। तो विद्युत चालकता या चालकत्व होती क्या है? विद्युत चालकता भी कहते हैं इसको। तो समझिए, विद्युत प्रतिरोधों के व्युत्क्रम को, किसको? विद्युत प्रतिरोधों के व्युत्क्रम को विद्युत चालकता कहते हैं। इसे C से डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो C बराबर होता है 1/R, इसका मात्रक होता है 1/ओम। R का मात्रक ओम होता है तो ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा तो ओम इनवर्स हो जाएगा ना। तो क्या ध्यान पे रखना है इसको, विद्युत प्रतिरोधक, ये जो विद्युत प्रतिरोध है इसका अगर व्युत्क्रम करेंगे तो विद्युत चालकता C होती है। आसान है थ्योरी। अब समझते हैं हम विशिष्ट चालकता, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको समझें। ये दोनों हेडिंग मोस्ट टाइम की हेडिंग्स हैं, समझिए इसको। देखिए विशिष्ट चालकता होती क्या है? क्या होती है विशिष्ट चालकता? विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, किसके? विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे K मतलब कप्पा से प्रदर्शित करते हैं। ओके, विशिष्ट प्रतिरोध। और विशिष्ट प्रतिरोध ये क्या होता है? ये रो होती है। क्या होती है? रो। तो रो P टाइप की बनती है इस तरह से, थोड़ी सी स्टाइलिश। ओके, समझ सकते हैं इसको, क्या है ये रो है। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे K से डिनोट करते हैं, K से या कप्पा से प्रदर्शित करते हैं। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। ओके, K का मात्रक क्या होता है? ओम इनवर्स सेंटीमीटर्स इनवर्स। ये साइमन सेंटीमीटर्स इनवर्स, ये इसका मात्रक है, साइमन सेंटीमीटर्स इनवर्स। देख सकते हैं आप पूरा इसका मात्रक। जहाँ रो क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध है, K क्या है? कप्पा है। इस तरीके से विशिष्ट चालकता कंप्लीट होती है। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए।
देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में पढ़ेंगे हम अब कोलराउस का नियम। और कोलराउस का नियम काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। कोलराउस का नियम होता क्या है? इस नियम के अनुसार किसी वैद्युत अपघट्य की जो अनंत तनुता पर चालकता ना, अनंत तनु पर जो चालकता होगी, इसके धनायनों तथा ऋणायनों के मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। ये समझें इसको। जो इसकी अनंत तनुता की चालकता है ना, इसके धनायनों एच पॉजिटिव और ऋणायनों सीएल नेगेटिव के योग के मतलब प्लस योग के बराबर होती है। इसे निम्नलिखित सूत्र से व्यक्त करते हैं। तो इस तरीके से आसान तरीके से आप कोलराउस का नियम समझ सकते हैं। तो एक बार वो समझें। इस नियम के अनुसार क्या होता है, किसी वैद्युत अपघट्य की, और वैद्युत अपघट्य किसके लिए हमने HCl के लिए है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का लिया है। तो इसकी जो अनंत तनुता की चालकता है ना, वो इसके धनायनों एच पॉजिटिव तथा ऋणायनों की मोलर चालकताओं Cl नेगेटिव। एच पॉजिटिव क्या हो गया, धनायनों की चालकता हो गई है, Cl नेगेटिव हो गया, क्या हो गया, इसकी ऋणायनों की मोलर चालकताओं का योग हो गया है। ये क्या हो गया, प्लस हो गया, योग हो गया। तो इसी को कहते हैं हम कोलराउस का नियम। इसे निम्नलिखित सूत्र से व्यक्त करते हैं। तो मोलर चालकता की अनंत चालकता, तो ये अनंत बना हुआ है, ये है लैम्डा। HCl का करा हमने, तो H पॉजिटिव का अनंत तनुता कर दी हमने, और Cl नेगेटिव की क्या कर दी, अनंत तनुता कर दी है। तो इसी को कहते हैं कोलराउस का नियम। चलिए नेक्स्ट वाला टॉपिक पढ़ते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, इलेक्ट्रोड होता क्या, इसको समझें। जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के जलीय विलयन में, उसी धातु के, समझें इसको। जब किसी धातु की छड़ को, मान लो कॉपर की छड़ है, तो विलयन भी कॉपर का ही होना चाहिए। ओके। जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के जलीय विलयन में रखा जाता है, तो देखें यहाँ पे, देखिए कॉपर की छड़ है और कॉपर सल्फेट का विलयन है, मतलब उसी धातु का विलयन है और वही धातु है। तो क्या होगा, देखिए, उसी धातु के लवण के जलीय विलयन में रखा जाता है, तो धातु की छड़ पर, ये जो धातु की छड़ है, उसकी छड़ पर आवेश उत्पन्न हो जाता है। क्या होता है, आवेश उत्पन्न हो जाता है। तथा विलयन पर समान मात्रा में, इसी विलयन में समान मात्रा में विपरीत, क्या है ये, विपरीत मतलब उल्टा, और विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता है। मान लो इसमें प्लस है तो इसमें माइनस हो जाएगा, तो विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार के धातु की छड़ इलेक्ट्रोड कहलाती है। जो धातु की छड़ है क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोड कहलाती है। चित्र को सही करके समझें। चित्र में क्या है, देखिए, एक विलयन है कॉपर सल्फेट का, हमने क्या धातु की छड़ डाल दी, कॉपर की डाल दी है। तो इसमें क्या करा, जब किसी धातु की छड़ को, तो कोई धातु की छड़ क्या कॉपर की है, और यहाँ पे कॉपर सल्फेट का विलयन ले लिया, मतलब उसी धातु का क्या ले लिया हमने, विलयन ले लिया है, कॉपर सल्फेट का उसी धातु का क्या ले लिया, जलीय विलयन ले लिया है। तो क्या होगा, धातु की छड़ के मध्य और विलयन की सतह के मध्य आवेश उत्पन्न हो जाएगा, वो भी विपरीत वाला, उल्टा आवेश उत्पन्न हो जाएगा। मान लो इसमें प्लस है तो इसमें माइनस हो जाएगा। तो इस तरीके से जो हमने छड़ डाली है, तो उसको बोलेंगे हम इलेक्ट्रोड। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड। अब समझते हैं फ्रेंड्स इलेक्ट्रोड विभव को, जब काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। देखिए फ्रेंड्स, अभी हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोड क्या होता है, पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं। अब आ गया विभव। इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं, यह किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो इलेक्ट्रोड विभव होता क्या, उसको समझें। जब किसी धातु की छड़ को, इसमें भी ऐसे होगा, जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबाया जाता है। सेम टू सेम थ्योरी चल रही है, देखिए चेंजिंग का आएगी। तो जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के जलीय विलयन में डुबाया जाता है या रखा जाता है, तो धातु की छड़ के मध्य, जो हमने धातु की छड़ डाली है, धातु की छड़ के मध्य तथा विलयन की सतह के मध्य एक विभव उत्पन्न हो जाता है, जिसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। समझे, काफी इजी है थ्योरी। देखिए ये क्या हुआ, इसके अंदर हमने, देखिए यहाँ पर हमने कॉपर सल्फेट का विलयन लिया है, वो कॉपर की छड़ डाली है। मतलब क्या है, जब किसी धातु की छड़ को, तो कोई धातु की छड़ हमने डाल दी कॉपर की, और उसी धातु का विलयन क्या है, कॉपर सल्फेट है। तो यहाँ पे भी कॉपर है, यहाँ पे भी कॉपर है, तो उसी धातु का हो गया ना। तो धातु की सतह के मध्य, ये जो धातु हमने डाली है, इसकी सतह के मध्य हो, विलयन की सतह के मध्य है, एक विभव उत्पन्न हो जाएगा, एक वोल्टेज बन जाएगा, जिसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इसे ई से डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो हमने ये कैथोड की एक क्या डाल दी हमने, इलेक्ट्रोड डाल दी है, और जो कॉपर की बनी हुई है, तो यहाँ पे इसके एनोड पर क्या हो जाएगा, विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाएगा, और साथ में एक वोल्टेज बनेगा, जिसको विभव कहते हैं, इलेक्ट्रोड विभव उसी को कहेंगे। तो यहाँ पे कॉपर सल्फेट का विलयन था। आसान है थ्योरी फ्रेंड्स। आप चाहे तो NaCl का विलयन ले लेते, तो यहाँ पे Na की छड़ डालनी पड़ती। ओके, उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। और अब पढ़ते हैं हम मानक इलेक्ट्रोड विभव। अब पढ़ते हैं फ्रेंड्स मानक इलेक्ट्रोड विभव। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है जो काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम के लिए, कि मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है। इलेक्ट्रोड विभव ई और मानक इलेक्ट्रोड विभव ई नोट में संबंधित, मतलब संबंध बताइए।
संबंध बताइए। टिप्पणी लिखिए इसके बारे में, किसके बारे में, नेनर्स समीकरण लिखिए। तो मानक इलेक्ट्रोड विभव होता है क्या, उसको समझे पहले। तो देखिए क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स, मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं किसको है, किसी धातु की छड़ को 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर एक मोलर धातु आयन सांद्रता के विलयन में, अगर 25 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है तो एक मोलर धातु आयन सांद्रता के विलयन में डुबोने पर धातु और विलयन के मध्य, किसके, धातु और विलयन के मध्य जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसे मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इसे ई नोट से प्रदर्शित करते हैं। इसमें ट्विस्ट की बात क्या आती है मानक वाले में, कि इसमें 25 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए। जिस विलयन में डाला है हमने, तो उसमें एक मोलर धातु आयन सांद्रता के विलयन में डुबोया जाए उसको। तो धातु जो हमने डाली है, मान लो कॉपर डाली हो, विलयन के मध्य जो विभवांतर उत्पन्न होगा ना 25 डिग्री सेल्सियस तापमान पर, उसको बोलेंगे मानक इलेक्ट्रोड विभव। अब पढ़ते हैं इसके समीकरण को फ्रेंड्स। इसके समीकरण और देखें फ्रेंड्स कि इलेक्ट्रोड विभव ई और मानक इलेक्ट्रोड विभव ई नोट में संबंध क्या है। तो ई बराबर होगा ई नोट। तो ये क्या आ गया हमारे पास, इलेक्ट्रोड विभव, यह क्या आ गया, मानक इलेक्ट्रोड। तो ई बराबर हो गया ई नोट माइनस के 2.303 आर टी अपॉन एन एफ, ओके, log 10 अपॉन 1 अपॉन एम एन पॉजिटिव। तो इस तरीके से नेनर्स्ट समीकरण होती है। इसके अंदर जो है वो लिख लें। देखिए जहां आर क्या है, गैस नियतांक है, जिसका मान होता है 8.321, जे के -1 मोल की पावर -1, ये होता है गैस नियतांक। आर का मान, टी होता है परमताप मापते हैं केल्विन में, एफ होता है यहाँ पे फैराडे नियतांक है, ओके, और एन है यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एन क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। और क्या है कि एम एन पॉजिटिव क्या है, विलयन में धातु आयन की सांद्रता है। विलयन में धातु आयन की सांद्रता कौन होगी, यहाँ पर क्या होगी, एम एन पॉजिटिव होगी। तो इस तरीके से हमने कवर करे इस वीडियो के अंदर इलेक्ट्रोड, मानक इलेक्ट्रोड विभव, और हमने करा इलेक्ट्रोड विभव। तो इलेक्ट्रोड, मानक इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोड विभव, हमने 3 पॉइंट यहाँ पे कवर करे फ्रेंड्स इस वीडियो के अंदर। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। मिलते हैं एक ऐसी नेक्स्ट वीडियो में जिसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्लियर किए गए होंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि कॉपर सल्फेट के विलयन में जस्ते की बनी हुई छड़ डालने पर उसके धीरे 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 उसके कलर को क्यों चेंज कर देता है, धीरे धीरे क्यों बदल जाता है उसका जो कलर होता है। तो हमने जस्ते की छड़ को कॉपर सल्फेट के विलयन में CuSO4 के विलयन में डाल दिया है, तो इसका धीरे धीरे रंग चेंज हो जाएगा। इसको समझे थ्योरी से। थ्योरी क्या है इसकी, देखिए थ्योरी को समझिए कि कॉपर सल्फेट के विलयन में जस्ते की बनी छड़ डालने पर उसका नीला रंग धीरे धीरे गायब हो जाता है, क्योंकि वैद्युत रासायनिक श्रेणी में जो Zn का मान है ना, जस्ते की छड़ डाली है तो Zn है, तो Zn धातु Cu से ऊपर होती है। Cu से कॉपर सल्फेट से मतलब Cu से ऊपर स्थित होती है, जिसके कारण यह Cu को उसके लवण के विलयन से CuSO4 से विस्थापित कर देती है। अगर उसको विस्थापित कर दिया हमने किसको, Cu को, Zn से, तो उसका कलर भी चेंज हो जाएगा। आसान है क्वेश्चन फ्रेंड्स। नेक्स्ट वाला टॉपिक है फ्रेंड्स की विद्युत अपघटनी फैराडे के नियमों को लिखिए। फैराडे के नियम काफ़ी मालूम की जाती है इस चैप्टर से। तो फैराडे का विद्युत अपघटनी का प्रथम नियम क्या है उसको लिखिए। तो इस नियम के अनुसार, प्रथम नियम के अनुसार क्या होता है कि विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में अगर किसी चीज़ का, किसी विलयन का विद्युत अपघटन हो रहा है, विद्युत धारा वहाँ पर भेजी जा रही है, तो विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में किसी इलेक्ट्रोड विशेष पर मुक्त अथवा एकत्रित, उस पर मुक्त हो रहा है, एकत्रित हो रहा है पदार्थ का द्रव्यमान विलयन में प्रवाहित की गई, और क्या है, पदार्थ का जो द्रव्यमान है विलयन में प्रवाहित की गई विद्युत की मात्रा के कुल आवेश के समानुपाती होता है। समझे इसको। हमने क्या करा इसके अंदर, इस नियम के अनुसार विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में, किसकी, विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में इलेक्ट्रोड विशेष पर क्या हो रहा है, हमने क्या करा यहाँ पे, W क्या है यहाँ पे, W उसका कार्य है, किसी सेल द्वारा क्या कार्य है, उसमें जो प्रवाहित हो रही है ना, वो आवेश Q और उसके कार्य के समानुपाती होगी। मतलब क्या इस बात का कि अगर कोई सेल है, उसको जितना आवेश दिया गया वो उतना ही कार्य करेगा। मतलब W का मान बड़ा हो तो Q का मान बढ़ेगा, और Q का मान बड़ा हो तो W का मान बढ़ेगा। तो इसमें जितना ज़्यादा आवेश प्रवाहित करोगे उतना ही ज़्यादा क्या है, W का मान बढ़ेगा। तो यहाँ पे देखिए अनुक्रमानुपाती या समानुपाती का मार्क हम हटाते हैं तो कांस्टेंट वैल्यू क्या आती है, J। तो W बराबर होता है JQ, और क्या होता है, Q बराबर क्या होती है, IT। ये Q बराबर क्या होती है, IT। तो Q की जगह हमने रख दिया IT, तो W बराबर हो गया Z। W बराबर क्या हो गया, उसको समझे, ZIT। जहाँ कौन क्या है उसको देखें,
जहाँ जेड विद्युत अपघटनीय तुल्यांक होता है और डब्ल्यू क्या होता है, द्रव्यमान वेट होता है, और आई क्या धारा होती है, टी समय होता है, सब जानते हैं इसके बारे में। अब इसको समझे चित्र के अकॉर्डिंग। चित्र क्या होगा इसमें, देखिए ये कोई विलयन था H2SO4 का, हमने क्या है इसमें इलेक्ट्रोड डाल रखे हैं और विद्युत धारा भेज रहे हैं। विद्युत धारा से भेजेंगे हम क्या, आवेश Q का मान भेजेंगे, और जितना आवेश भेजेंगे उतना ही ज़्यादा ये सेल कार्य करेगा। ओके, तो ये होता है फैराडे का नियम कि W अनुक्रमानुपाती होता है Q के, मतलब जितना ज़्यादा आवेश भेजोगा उतना ही ज़्यादा कार्य ये सेल करेगा। H2SO4 वैसे भी सेल में भरा रहता है, सल्फ्यूरिक अम्ल भरा रहता है। तो ये था फ्रेंड्स फैराडे का प्रथम नियम। ओके, चलिए पढ़ते हैं इसका दूसरा नियम। दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम को समझे इसको। देखिए दूसरा नियम है आपके पास, चित्र इसके बाद में बताया जाएगा। फैराडे का विद्युत अपघटन का दूसरा नियम क्या होता है। इस नियम के अनुसार, किसके, फैराडे के द्वितीय नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार जब श्रेणी क्रम में, इस क्रम में श्रेणी क्रम में जुड़े विभिन्न विद्युत अपघट्यों के विलयनों में समान मात्रा में विद्युत प्रवाहित की जाती है। तो क्या होता है, विभिन्न विद्युत अपघट्यों के विलयनों में समान मात्रा में, कैसी मात्रा में, समान मात्रा में विद्युत प्रवाहित की जाती है। तो इलेक्ट्रोडों पर, इस पर इलेक्ट्रोडों पर मुक्त या एकत्रित पदार्थ के द्रव्यमान उनके तुल्यांकीय भारों के समानुपाती होता है। जो मुक्त द्रव्यमान होगा उनके तुल्यांकीय भारों के समानुपाती होगा। इसको समझेंगे आप चित्र के अकॉर्डिंग प्लस। अब देखिए इसका चित्र क्या होगा। हमने क्या किया, एक सेल के अंदर H2SO4 भरा, एक सेल के अंदर CuSO4 भरा, एक के अंदर भरा AgNO3। इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, इसको बोलते हैं कॉपर सल्फेट, इसको बोलते हैं सिल्वर नाइट्रेट। अब ये हमने पूरे सिस्टम में श्रेणी क्रम में, कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में हमने इन सेलों को लगा रखा है। तो माना इस श्रेणी क्रम में जुड़े हुए दो विद्युत अपघट्यों में विद्युत की मात्रा क्या होती है, समान मात्रा प्रवाहित करने पर। तो समान मात्रा हमने क्या इनमें प्रवाहित कर रही है। तो समान मात्रा प्रवाहित करने पर एकत्रित पदार्थ की जो मात्राएं है ना, इस पर जो एकत्रित पदार्थ की मात्राएं होंगी, हमने कह दिया कि हमसे W1/W2 है। ओके, तथा उनके रासायनिक तुल्यांक क्रम से, और रासायनिक तुल्यांक को डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं हम E से। तो E1/E2 हो जाएंगे, दो सेलों को मानकर रखा है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम जानते हैं, फॉर्मूला हम पहले पढ़ चुके हैं कि W अनुक्रमानुपाती होता है Q, यहाँ पे हो जाएगा तुल्यांकी भार के समानुपाती। तो तुल्यांकी भार क्या है, यहाँ पे E है, क्या है, E है। तो समझे इसको कि W समानुपाती होगा E के, तो E जैसे हटाएंगे तो क्वेश्चन वैल्यू क्या आएगी, J आएगी। J क्या है, इस स्थिरांक है इसके अंदर। तो Z का मान मुझे चाहिए, तो ये बटे गुणा की संख्या इसके W के बटे में आ गई। तो Z बराबर हो गया W/E। अगर मैं Z1 का मान निकालूं तो क्या हो जाएगा, W1/E1, Z2 का W2/E2। तो Z1 बराबर Z2 है, क्योंकि इसमें दो सेल ले रखे हैं, क्योंकि W बराबर W2 है और E1 बराबर क्या है, E2 है। तो क्या होगा इसके फॉर्मूले के अंदर, तो W1/E1 जो बराबर होगा W2/E2 के बराबर होगा, क्योंकि Z1 बराबर Z2 है ना। और अगर आगे को मान लेंगे आप श्रेणी क्रम के अंदर, तो W3/E3 हो जाएगा, आगे हो जाएगा W4/E4 हो जाएगा। इस तरीके से श्रेणी क्रम में आप लगा सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये होते हैं फैराडे के नियम यहाँ पे कंप्लीट। अब समझते हैं नेक्स्ट वाला पॉइंट। नेक्स्ट वाला टॉपिक है फ्रेंड्स, उसको देखिए, रेडॉक्स विभव किसे कहते हैं। क्या रेडॉक्स विभव किसे कहते हैं, और रेडॉक्स विभव होता क्या है, जब सेल में ऑक्सीकरण तथा अपचयन, क्या होता है, जब सेल में ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रियाएं होती हैं, तो धातु और विलयन के मध्य, किसके, धातु और विलयन के मध्य उत्पन्न विभवांतर को, धातु और विलयन के मध्य क्या होगा, उत्पन्न विभवांतर को रेडॉक्स विभव कहते हैं। समझे इस बात को कि धातु और विलयन के मध्य जो विभवांतर उत्पन्न होगा उसको बोलते हैं रेडॉक्स विभव, वोल्टेज बोलते हैं। इसे E0 से प्रदर्शित करते हैं। एग्जाम्पल के लिए OX हमने ऑक्सीकारक ले रखा है, Ne यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विषम के ले रखे, तो अपचयक हो जाएगा यहाँ पर रेड, और रेड पड़ जाएगा ये। ओके, आगे समझें इसको, ये रेड होता क्या है। यदि इस प्रकार के सेल का विभव E हो तथा ऑक्सीकारक की सांद्रता OX हो तथा अपचयक की सांद्रता रेड में 25 डिग्री सेल्सियस पर हो, तो ये बनता है अपचयक। क्या बनता है, अपचयक बनता है, रेड बनता है। ओके, अब समझते हैं नेक्स्ट वाले पॉइंट को, क्वेश्चन को फ्रेंड्स। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है कि विद्युत और रासायनिक श्रेणी में, किसमें, विद्युत रासायनिक श्रेणी में एल्यूमिनियम हाइड्रोजन से ऊपर है। विद्युत रासायनिक श्रेणी में एल्यूमिनियम जो है वो हाइड्रोजन से ऊपर है, किंतु यह वायु और जल में स्थायी है, किंतु यह वायु और जल में स्थायी है।
क्यों? किंतु रासायनिक श्रेणी में एल्यूमिनियम क्या हाइड्रोजन से ऊपर है। तो क्या है, क्वेश्चन में मालूम करा है कि हाइड्रोजन से ऊपर तो है किंतु यह वायु और जल में स्थायी है। क्यों? क्यों स्थायी है? आसान आंसर समझे, इसका आंसर क्या होगा? विद्युत रासायनिक श्रेणी में एल्यूमिनियम जो है हाइड्रोजन से ऊपर है। एल्यूमिनियम किससे? हाइड्रोजन से ऊपर है, किंतु यह वायु तथा जल में स्थायी है। वायु और जल में क्या होगा? स्थायी होगा। जब स्थायी होगा तो क्योंकि यह गर्म जल या जलवायु के साथ उच्च ताप पर क्रिया करता है, उच्च ताप पर क्रिया करता है तो, और साधारण जल ताप पर जल के साथ इसकी क्रिया मंद होती है, तो इसी वजह से ये स्थायी हो जाता है। इसी वजह से क्या हो जाता है? स्थायी हो जाता है। आसान थ्योरी है फ्रेंड्स। नेक्स्ट वाली हेडिंग है जो काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, आपसे मालूम करेगा कि तुल्यांकी चालकता क्या होती है, इसको परिभाषित कीजिए। तुल्यांकी चालकता क्या होता है, इसको परिभाषित कीजिए। तो क्या होती है उसको समझें। किसी विद्युत अपघट्य की किसी विद्युत अपघट्य की एक तुल्यांकी भार के चालकत्व को इसकी तुल्यांकी चालकता कहते हैं, और इसे कैप से प्रदर्शित करते हैं, तो यही होती है तुल्यांकी चालकता। तो कैल इजी क्या होगा? के संबंध के बराबर होती है। तो देखिए क्या संबंध दिखाती है ये, कैप इजी जो बराबर होगा के गुणा के 1000/c के बराबर हो जाएगा। तो कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी पूरे के मान में। जैसे ये आप ये वाला मार्क हटाएंगे एंड वाला, तो ये वैल्यू आ जाएगी सारी की सारी। तो आपका फॉर्मूला याद रखना है, कैप इजी बराबर के गुणा के 1000 इस तरह से फॉर्मूला याद कर सकते हैं। एक बात और समझें, किसी विद्युत अपघट्य की कोई विद्युत अपघट्य है कि एक तुल्यांकी भार के चालकत्व को इसकी तुल्यांकी चालकता कहते हैं। तुल्यांकी चालकता किससे प्रदर्शित करते हैं? कैप से। आसान थ्योरी है। अब पढ़ते हैं मोलर चालकता, जो इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। एक ये है, ओके, दोनों फॉर्मूले काफ़ी फेमस है इस चैप्टर के वाले। देखिए, मोलर चालकता कैप एम होती है, ओके, वो तुल्यांकी चालकता थी जो अभी आपने पढ़ी। यह है मोलर, एम मतलब मोलर चालकता। किसी विलयन के निश्चित आयतन में उपस्थित विद्युत अपघट्य के एक मोलर चालकता द्वारा उपलब्ध कराए गए आयनों की जो चालकता है ना, मोलर चालकता कहलाती है। आसान थ्योरी है, किसी विलयन के एक निश्चित आयतन में उपस्थित विद्युत अपघट्य के एक मोलर द्वारा उपलब्ध कराए गए आयनों की जो चालकता है ना, मोलर चालकता कहलाती है। आसान थ्योरी है कि एंड यहाँ पे डेल एम में जो संबंध होगा वो डेल एम बराबर होगा के गुणा के 1000/c, और इसी के जो बराबर वैल्यू होती है के गुणा के 1000/m के बराबर होती है। इस तरीके से फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं, नोट कर सकते हैं फ्रेंड्स, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब पढ़ते हैं फ्रेंड्स विद्युत अपघटनीय सेल के बारे में। विद्युत अपघटनीय सेल क्या होता है? इस सेल में वैद्युत ऊर्जा के द्वारा रासायनिक ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। अगर वैद्युत ऊर्जा है तो उसके द्वारा रासायनिक ऊर्जा उत्पन्न की जाती है, तो उसको बोलते हैं विद्युत अपघटनीय सेल। इनमें बाह्य विद्युत धारा की सहायता से असतत और रेडॉक्स अभिक्रिया संपन्न कराई जाती है। तो क्या होता है, देखिए इसके अंदर ये NaCl का विलयन है, हमने वैद्युत धारा यहाँ से प्रवाहित करी है, ये प्लस वाला इलेक्ट्रोड है, ये माइनस वाला इलेक्ट्रोड है। तो इस सेल में वैद्युत ऊर्जा के द्वारा हम क्या करते हैं? रासायनिक ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। इसके अंदर क्या करते हैं? हम रासायनिक ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। इसी को बोलते हैं विद्युत अपघटनीय सेल। ओके, इसमें क्या करते हैं? इनमें जो होता है बाह्य विद्युत धारा की सहायता से, तो बाह्य विद्युत धारा लेकर जाते हैं हम इसकी सहायता से, रेडॉक्स अभिक्रिया संपन्न कराते हैं। ओके, तो इस तरीके से आप ये समझ सकते हैं विद्युत अपघटनीय सेल को। इसका चित्र है फ्रेंड्स। अब समझते हैं गैल्वानिक सेल, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। देखिए गैल्वानिक सेल क्या होता है। ये रहा गैल्वानिक सेल, आपका चित्र सही तरीके से अभी दिखाया जाएगा। इसकी थ्योरी एक बार पढ़ लें। क्या होता है गैल्वेनिक सेल या वोल्टी सेल? क्या होता है? इस सेल में रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। इस सेल में रासायनिक जो ऊर्जा है ना, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। इनमें सतत रेडॉक्स अभिक्रिया के कारण विद्युत धारा उत्पन्न की जाती है। तो इनमें जो होता है सतत रेडॉक्स अभिक्रिया के कारण क्या होता है? विद्युत धारा उत्पन्न की जाती है। तो इस तरीके से बन जाता है हमारे पास वोल्टी गैल्वेनिक सेल। तो आप ये चित्र समझ सकते हैं, इसका चित्र क्या होता है। ओके, ये क्या है? इलेक्ट्रोड है। ओके, Zn SO4 का विलयन है, ये कॉपर सल्फेट का विलयन है, और ये लवण सेतु होता है इसको, क्योंकि इससे कनेक्ट करते हैं।
हाइड्रोजन सेल इसके अंदर जोड़ देते हैं तो बन जाता है गैल्वेनिक सेल या वोल्टेज सेल। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, देखिए फ्रेंड, जो काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए ये भी, क्या मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का सचित्र वर्णन कीजिए तथा इसकी उपयोगिता को समझाइए। तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता क्या है, ये इसका चित्र आप देख सकते हैं। एक चित्र है, चित्र में क्या हुआ, ये हमने इस तरीके से क्या हुआ, एक इलेक्ट्रोड डाला है, इस तरीके से इलेक्ट्रोड ये फंस दिया इसके अंदर, और प्लेटिनम की परत यहाँ पे जोड़ देते हैं, और HCl का हमने क्या डाल दिया यहाँ पे, विलयन भर दिया है, और 1 एटीएम H2 गैस के साथ डाल दिए। तो यहाँ पे वायुमंडलीय दाब क्या है, 1 एटीएम का क्या है, वायुमंडलीय दाब है। तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाया है ये। ओके, आप समझ सकते हैं इसकी थ्योरी को, थ्योरी में क्या है इसकी, देखिए थ्योरी क्या है, आसान थ्योरी है फ्रेंड्स, थ्योरी को समझें कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में कांच की नली में बंद प्लेटिनम इलेक्ट्रोड होता है। तो ये कांच की नली होती है, ये क्या होती है, कांच की नली होती है, और बंद प्लेटिनम क्या होता है, इलेक्ट्रोड होता है। तो प्लेटिनम की परत होती है, बंद प्लेटिनम क्या होता है, इलेक्ट्रोड होता है। अब जब क्या होता है, इलेक्ट्रोड होता है जिस पर क्या करते हैं हम, जिस पर प्लेटिनम की परत चढ़ी रहती है, तो प्लेटिनम की इस परत चढ़ी रहती है, तो यह है इलेक्ट्रोड H पॉजिटिव आयन, और 1 M HCl में रखा जाता है इसको, 1 M HCl में इसको रखा जाता है। तो इसको 1 M HCl में, 1 MHCl में इसको क्या करते हैं, हम रखते हैं। ओके, आगे समझें। तो 1 MHCl में इसको रखा जाता है तथा इसमें वायुमंडल दाब पर, कितने वायुमंडल दाब पर, 1 एटीएम वायुमंडल दाब पर H2 गैस को, किसको, हाइड्रोजन गैस को प्रवाहित की जाती है। प्लेटिनम पर उपस्थित जो सूक्ष्म विभाजित प्लेटिनम ब्लैक H2 की अवक्षेपित करके क्या करते हैं, H2 तथा H पॉजिटिव आयनों की शीघ्र शीघ्र समीप स्थापित करने में इसकी सहायता करता है। और जिसकी सहायता करता है इसको स्थापित करने में, तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैथोड और एनोड दोनों एक साथ कार्य करेंगे। तो ये जो कैथोड इलेक्ट्रोड हैं इसके अंदर, वो एक साथ कार्य करते हैं। अगर वो एक साथ कार्य करते हैं तो क्या होता है, देखिए क्या होता है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैथोड और एनोड एक साथ कार्य करते हैं। जब यह एनोड की तरह कार्य करता है तब ऑक्सीकारक का कार्य करेगा, जब यह एनोड की तरह कार्य करेगा तो ऑक्सीकारक या ऑक्सीकरण का कार्य करेगा, और कुछ हाइड्रोजन गैस H आयनों में परिवर्तित हो जाते हैं। तभी क्या हो जाएंगे, कुछ जो होंगे हाइड्रोजन गैस वो H पॉजिटिव आयन में परिवर्तित हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप इसकी थ्योरी लिख सकते हैं। ओके, ये क्या है, आगे डिटेल से इसकी डिटेल समझिए। इसकी क्या है कि H2 गैस है और हमने क्रिया करा दी है, तो 2H पॉजिटिव और 2 नेगेटिव, और 2 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव यहाँ से बनकर आ गए हैं, क्योंकि H पॉजिटिव है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बनकर निकल कर जा रहे हैं। तो H पॉजिटिव आयन विलयन में चली जाती है, जो गैस है। ओके, और जब मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैथोड की तरह कार्य करता है तब अपचयन होगा। अगर कैथोड की तरह कार्य करेगा तो अपचयन होगा, एनोड की तरह कार्य करेगा तो ऑक्सीकरण होगा। ओके, समझ गए होंगे आप। और विलयन की उपस्थिति, और विलयन में उपस्थित H पॉजिटिव आयन H2 गैस में परिवर्तित हो जाएगी। जब H2 गैस में परिवर्तित हो जाएगी तो ये आपका क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट होता है फ्रेंड्स। इसका उपयोग और समझ लें, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का उपयोग क्या है। किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के लिए इस मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का उपयोग किया जाता है। तो इसका उपयोग है, उपयोग भी आपको ध्यान पर रखना है। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन और देख लें, जो काफ़ी पूछा जाता है ये भी, कि सिल्वर नाइट्रेट के घोल में कॉपर की छड़ डालने पर वह घोल नीला क्यों हो जाता है। इसको समझ लें कि विद्युत रासायनिक श्रेणी का जो प्रत्येक तत्व है अपने नीचे स्थित तत्व को उसके विलयन में से विस्थापित कर सकता है। अगर नीचे वाले को विस्थापित कर सकता है तो क्या होता है कि श्रेणी में Cu का जो स्थान है वो Ag से ऊपर होता है। तो हम क्या कर रहे हैं कि सिल्वर नाइट्रेट के घोल में AgNO3 में हम क्या डालें, कॉपर की छड़ डालें। तो इसका मतलब क्या है कि सीडी में Cu का जो स्थान है ना वो Ag से ऊपर है। आप वो Cu किसके अंदर डाल रहे हैं, Ag मतलब AgNO3 के विलयन में डाल रहे हैं। तो इसीलिए Cu Ag को सिल्वर नाइट्रेट के विलयन AgNO3 के घोल से क्या कर रहा है, Ag को विस्थापित कर देगा। अगर Ag वहाँ से निकल कर चला जाता है, विस्थापित कर देता है, तो विलयन क्या होता है कि घोल का कलर जो है वो चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे Cu AgNO3 के विलयन में डाला तो जो कॉपर है इस Ag को विस्थापित कर देगा, इस तरीके से तोड़ देगा। तो इसी को बोलते हैं, क्या कहते हैं कि सिल्वर नाइट्रेट का जो कलर है वो इस तरीके से चेंज हो जाता है। ओके, और आगे समझ सकते हैं आप कि इस प्रकार विलयन में क्यूपरिक आयन Cu2 पॉजिटिव
विद्यमान हो जाते हैं। अगर चिप्रिक आयन Cu2 पॉजिटिव अगर विद्यमान हो जाते हैं तो विलयन का रंग क्या हो जाता है, नीला सा लगने लगता है। तो ये कॉपर सल्फेट का विलयन था, इसमें हमने Cu की छड़ डाल दी तो इस तरीके से ये हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।